हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि भारतीय मूर्ति कला किस किस प्रकार से बनी, कब कब मूर्ति कला का नए नए उद्भव हुए और कब कब वह कहाँ कहाँ स्थापित हुई। तो बगैर देरी करे हम आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बगैर देरी करे हम चलते हैं भारतीय मूर्ति कला पर। तो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति कला का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। दोस्तों, जो भारत की मूर्ति बनी थी वो सबसे पहले कहाँ मिली? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मूर्ति कला सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ किस प्रकार की होती थीं, इसको जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों का निर्माण कांस्य, पत्थर, टेराकोटा, मिट्टी आदि से होता था। कांस्य को पिघलाकर मूर्ति बनाने के लिए कला का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। दोस्तों, यहाँ कांस्य को पिघलाकर मूर्ति बनाई जाती थी तथा मोम पिघलाकर मूर्ति बनाने की तकनीक या सिर पेरदीव का इस्तेमाल भी किया जाता था। दोस्तों, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि कांस्य को पिघलाकर मूर्तियाँ बनाई जाती थी और दूसरा मोम को पिघलाकर, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पहले किए हुए लाल चूना पत्थर पालिश किए हुए लाल चूना पत्थर से बना हुआ एक नर का धड़ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सेल खड़ी से बने दाढ़ी वाले पुजारी जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, वे सुमेरियन क्षेत्रों के उर और सूसा में खोजे गए। उसी तरह की मूर्ति के लगभग साक्ष्य हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पत्थर की जो मूर्ति थी वो पालिश किए हुए चूना पत्थर से एक आदमी का धड़ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। दूसरा एक दाढ़ी वाले पुजारी की जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। फिर कांसा का मोहनजोदाड़ो में कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में एक नाच करती हुई एक औरत की मूर्ति मिली जो त्रिभंगा मुद्रा में है। उसकी त्रिभंगा मतलब तीन कंडीशन में है, ठीक है। उसकी बाईं बाह और दाईं बाह पर संभवतः हड्डी तथा हाथी दांत की बनी हुई बहुत सारी चूड़ियां हैं और काली बंगा से एक अन्य बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। टेराकोटा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से एक बड़े आकार की देवी माँ की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, जो अच्छी तरह से संरक्षित है। उन लोगों को द्वारा टेराकोटा की मूर्ति बनाने के लिए पिचिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता था। अन्य उदाहरण दाढ़ी वाला आदमी, खिलौने, बैल आदि, ठीक है। फिर मोहर। अब मोहर जो थी, मोहर सेल खड़ी से बनी हुई बड़ी संख्या में मोहरों की खोज हुई। प्राप्त मोहर विभिन्न आकृतियों तथा आकार के हैं। उनमें ज़्यादातर की आकृतियाँ कैसी होती थी? वर्गाकार। उनमें से अधिकांश मोहरों में से एक अभिलेख है जो चित्रात्मक लिपि में है, अब जो से अभी तक ना पढ़ा जा सका है, जिनका उपयोग शैक्षिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति मिली है और उसकी जो भाषा थी उसको ना तो पढ़ा जा सका है और ना लिखा जा सका है। मोहनजोदाड़ो में सेलखड़ी पर बनी हुई प्रसिद्ध पशुपति मोहर 4 जानवरों गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ से प्राप्त हुआ है। अब गहने और आभूषण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वेशभूषा के प्रति सजग और जागरूक थे। उनके द्वारा विभिन्न आभूषणों का उपयोग किया जाता था। हार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठी जैसे गहने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। कमरबंद, झुमके और पायल केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। उस समय जो था महिलाएं क्या क्या पहनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? कमरबंद और झुमके और पायल जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। बर्तन भी मिले हैं। बर्तन 2 प्रकार के बर्तन थे, सादे और चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सामान्यतः रूप से सादे मिट्टी के बर्तन अधिक मिलते हैं। लाल और काले मिट्टी के बर्तनों के अंतर्गत लाल रंग का उपयोग पृष्ठभूमि के लिए तथा काले रंग का उपयोग पेड़ों, पक्षियों, जानवरों आदि मानव आकृतियों का ज्यामितीय प्रारूप बनाने के लिए किया जाता था। उपयोग क्या? घरेलू के लिए पानी तथा खाद्यान्न के भंडारण,
उपयोग के लिए, सजावट के लिए छिद्रित बर्तन भी मिले हैं, मतलब जिनमें छेद थे, नीचे में बड़े छेद और किनारों पर छोटे छेद के रूप में उपयोग किया जाता था। शराब को उड़ेलने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में शराब भी। अब मौर्य मूर्तिकला। अब दूसरे नंबर पर थी मौर्य मूर्तिकला। मौर्य काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला में काफ़ी प्रगति हुई और तथा यह काफ़ी हद तक बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। दोस्तों, मौर्य काल में बौद्ध धर्म को बहुत ही माना जाता था और मौर्य काल के दौरान जो मूर्ति कला थी वो काफ़ी बहुत ही हद तक आगे बढ़ चुकी थी और यह किस पर, बौद्ध धर्म पर प्रभावित थी। इस अवधि में पत्थर की भारतीय मूर्ति कला की उपस्थिति को चिन्हित किया गया और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में मूर्तियों का उपयोग मुख्य रूप से स्तूपों की सजावट। दोस्तों, स्तूपों मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियों को सजावट के लिए तोरण और मेढ़ी के रूप में किया जाता है। मौर्य काल की प्रसिद्ध मूर्तियां में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्रमुख हैं। वे सभी धर्मों से संबंधित थी। ठीक है। अब मौर्य काल के बाद की अवधि। दोस्तों, कला की गंधार शैली, कला की मथुरा शैली और कला की अमरावती शैली। तो कला की गंधार जो शैली थी यह उत्तर पश्चिम सीमांत में विकसित हुई, मतलब, और मथुरा में शोक और कांका, लीटीला और कला की अमरावती जो शैली थी वो कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में। ठीक है। कला की गंधार शैली में यूनानी और हेलेनिस्टिक भारतीय यूनानी कला का प्रभाव, और कला की मथुरा शैली जो थी वो स्थानीय थी और अमरावती शैली थी वो भी स्थानीय थी। ठीक है। गंधार शैली में क्या था, पहले की अवधि में नीले हरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था और बाद की अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का। दोस्तों, पहले जो यूज हुआ उसमें बलुआ पत्थर का और जो बाद में मूर्ति कला थी, ठीक है, उसमें मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया। अब कला मथुरा शैली में क्या था, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर और अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर। ठीक है। फिर आता है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म का प्रभाव जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का प्रभाव, और इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ठीक है। अब जो इसमें क्या हुआ, गंधार शैली में कुषाण राजवंश द्वारा बढ़ावा प्रदान किया गया और मथुरा शैली में कुषाण शासकों के द्वारा। ठीक है। और सात जो अमरावती शैली थी उसमें सातवाहन शासकों के द्वारा। ठीक है। गंधार शैली में क्या हुआ, गंधार शैली में विशेषताएं बहुत अधिक बालों के साथ आध्यात्मिक बुद्ध, कम गहने पहने हुए, बड़ा ललाट और योगी की स्थिति में। ठीक है। और मथुरा शैली में क्या था, बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया, सिर और चेहरा मुड़ा हुआ और हष्ट-पुष्ट मांसपेशियों से भरा हुआ शरीर, चुस्त कपड़े, ऊर्जावान शरीर, बुद्ध का चेहरा अनुग्रत को दर्शाया गया पद्मासन में बैठे हुए। ठीक है। और जो तुम्हारी अमरावती शैली थी इसमें कथात्मक कला को दर्शाता है, बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम जोर दिया गया। इसमें मानव के साथ पशुओं के बुद्ध के पिछले जन्म के जीवन पर आधारित जातक कथा के विषयों को दर्शाया गया। ठीक है। और क्या है, बुद्ध बड़े कान वाले, कान आधी बंद, ललाट पर उभार था। ठीक है। और इसमें क्या था, मथुरा शैली में कि दाहिना हाथ भक्त को न डराने के संकेत देते हुए ललाट पर उभार था और जो अमरावती शैली थी उसमें कुछ नहीं था। ठीक। अब गुप्त, ये तो हो गई किसकी, मौर्य मूर्ति कला की बात। अब उसके बाद जो भारतीय मूर्ति कला थी उसमें गुप्त मूर्ति कला की बात करते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के प्रसार के परिणाम स्वरूप इन धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गईं, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बननी शुरू हुई। दोस्तों, जो मौर्यकालीन मूर्ति कला थी उसमें क्या, बुद्ध के मूर्ति ज़्यादा बनाई गई और गुप्त मूर्ति कला में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, क्योंकि मौर्य काल में भगवान बुद्ध के लिए ज़्यादा महत्व दिया गया और गुप्त मूर्ति कला में देवी देवताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसके कारण मौर्य काल में बुद्ध की मूर्तियां ज़्यादा मिली थी हैं और गुप्त मूर्ति कला में
देवी देवताओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। अब मूर्ति कला का मुख्य पारंपरिक केंद्र जो था मथुरा था। दोस्तों सबसे ज़्यादा मूर्ति कहाँ मथुरा में मिलती है, जिसके साथ साथ बौद्ध यूनानी कला का केंद्र गांधार भी फलता फूलता रहा। एक तो मथुरा था, दूसरा गांधार था। गुप्त काल के दौरान ही मूर्ति निर्माण की सारनाथ कला का विकास हुआ और मथुरा और सारनाथ से ही उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मूर्ति कला का निर्यात किया गया। विशेषताएं: लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, धातु का उपयोग, मूर्तियाँ को कपड़े पहने दिखाया जाना, बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभा मंडल की सजावट। उदाहरण: सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त बुद्ध जो एक तांबे की मूर्ति है। देवगढ़ में मंदिरों से प्राप्त पत्थरों पर की गई नक्काशी तथा उदयगिरी और अजंता के मंदिरों से प्राप्त मूर्तियाँ शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। उदाहरण: विष्णु मंदिर, देवगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत की मूर्ति कला। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियाँ। दोस्तों इस दक्षिण भारत में क्या होता था कि मंदिर की जो दीवारें होती थी उन पर मूर्तियों बनाने का उद्भव हुआ। तो मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों की नक्काशी चोल मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों दक्षिण भारत में जो मंदिरों के ऊपर वो किसके चोलों के राजवंश में शुरू किया गया। कांची के पल्लव शासकों के तत्वाधान में अत्यधिक महत्व वाला एक कलात्मक आंदोलन फला फूला और महाबलीपुरम में 7 विशालकाय पैगोंडाओं का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं शासकों को जाता है। महाबलीपुरम में गंगा के उद्भव अवतरण का वर्णन भारत की सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत मूर्ति रचना है। कुछ उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इनके संरक्षण प्राप्त होने से सौभाग्य मिलता था। इनमें से कुछ प्रस्तर का उत्कीर्णन में महिषासुरमर्दिनी, गिरि गोवर्धन फलक, अर्जुन तथा या गंगा का अवतरण, त्रिविक्रम, विष्णु, गललक्ष्मी और अनंत शयनम है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर एक उत्कृष्ट शिलोत्कीर्ण मंदिर परिसर है। इसमें और महाबलीपुरम के विभिन्न रथों में अनेक समानताएं हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के शासन काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिरों के अंदर तथा बाहर सुंदर ललितपूर्ण और भव्य मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया। दोस्तों जो मंदिर था उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ लगाई गई। ठीक है, चोलों के शासन में। तो दक्षिण भारत की मूर्ति कला है उसमें, जो कि शिव पार्वती, सीता हरण और रावण के पर्वत हिलाने के प्रसंग पर आधारित है। एलिफेंटा की गुफाओं में तीर्थ मंदिर राष्ट्रकूटों का एक ऐसा महान स्मारक है जिसमें सुप्रसिद्ध महेश मूर्ति है। एक ही शरीर में उत्कीर्ण 3 सिर भगवान शिव के 3 विभिन्न पहलुओं का निरूपण करते हैं। चोल मंदिरों में सर्वाधिक परकब तथा राजसी मंदिर तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर हैं, जिनकी मूर्ति में नवीन परकत हासिल कर ली है। ठीक है, जो की मूर्तियों की मनोहारी ढंग से चित्रित रूपरेखाओं तथा एवं उनकी नियत उत्तम अलंकार भव्य चेहरों और जीवंतता में स्पष्ट हो जाती हैं। ये सब मिलाकर कलाकृति की शोभाता में वृद्धि करते हैं। और नटराज की मूर्तियाँ जो तांडव नृत्य में हैं, ठीक है, उल्लेखनीय और प्रसिद्ध हैं। 11वीं शताब्दी में चोल शिल्पकारी एक अच्छा उदाहरण गजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा के मंदिर में मनोहारी और युवा के सम्मोहक मुस्कान राशि आभूषणों से सजे केसों के साथ ऐसे कई प्रतिमाएं हैं जिन्हें नायिका कहते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य में कोणार्क के प्रसिद्ध जो दोस्तों कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करा था वो नरसिंह वर्मन ने किया था। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। इसकी कल्पना विशाल पहियों के पर पत्थर के एक विशाल रथ के रूप में की गई है, जिसे पिछले पैरों पर खड़े 7 अश्व खींच रहे हैं। कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य के
चिदम्बरम में गोपुरों में से भगवान कृष्ण को नक्काशी के चित्रित दिखाया गया, जो होयसोल शिल्पकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को पकड़े हुए दिखाया गया है। ठीक है। अब नटराज मूर्ति की विशेषता है। दोस्तों, नटराज जो मूर्ति है, इस प्रतिमा में शिव को उनके दाहिने पैर पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी पैर के पंजे से अज्ञान और विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रिशत की स्थिति में अपने बाएं पैर को उठाए हुए हैं, जो तिरुभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटाने का प्रतीक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठता है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वादन है। ठीक है। तो उस भगवान शिव का प्रिय वादन क्या है? डमरू। हाथ पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि, मतलब डमरू को बजा भी रहे हैं, उत्पन्न करते हुए दिखाया है। ठीक है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जोड़ता है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकती हुई हैं और वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल से हो चुका था और उसके बाद इस जटिल काष्ठ प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। अब भारतीय आधुनिक मूर्ति कला। दोस्तों, जो भारत की आधुनिक मूर्ति कला है, वो समकालीन भारतीय मूर्ति कला के मूलभूत विशेषता तथा समस्याएं समकालीन चित्रकला की मूलभूत विशेषताओं और समस्याओं के लगभग समान ही हैं। कुछ भी हो, यह महान भारतीय परंपरा से दूर है तथा यह आधुनिक उदार अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना पर और कुछ ही मजबूती से निर्भर करता है, अधिक ही मजबूती से निर्भर करता है। उदाहरण जैसे गगनेंद्र टैगोर द्वारा रचित फूल तोड़ती स्त्री का चित्र। ठीक है। गगनेंद्र नाथ जो टैगोर हैं, उनके द्वारा रचित फूल तोड़ती स्त्री का चित्र, जैमिनी राय द्वारा रचित पुरजनों का चित्र, बीरेन डे द्वारा रचित जून 70 का चित्र तथा के.जी. सुब्रमण्यम का मुर्गा विक्रेता आकृति की कल्प आदि हैं। मूर्तिकला डी.पी. राय चौधरी की कृति श्रम की जीत। ठीक है। अब दोस्तों, स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच अंतर क्या है? ठीक है। स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच हम अंतर को जानते हैं। ठीक है। आकार और दायरा की बात करें तो स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला इमारतों के बनावट और निर्माण को संदर्भित करता है। मूर्ति कला अपेक्षाकृत छोटे और 3 आयामी कलाकृतों की होती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, उपयोग की जाने वाली सामग्री। स्थापत्य कला में सामान्यतः विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि की मिश्रण का उपयोग किया जाता है और मूर्ति कला में एक भाग सामान्यतः एक ही प्रकार की सामग्री से बना होता है। सिद्धांत क्या होता है? स्थापत्य कला में सामान्यतः विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि के मिश्रण का उपयोग किया जाता है और मूर्ति कला का एक ही भाग सामान्यतः एक ही प्रकार की सामग्री से बना होता है। उदाहरण जैसे स्थापत्य कला की बात करें तो ताजमहल और लाल किला स्थापत्य कला के उदाहरण हैं और मूर्ति कला में नटराज की मूर्ति और नृत्य करती हुई लड़की, ये मूर्ति कला है। ठीक है। उसके बाद हम भारतीय वास्तुकला की बात करें। वास्तुकला क्या है? जो भारतीय वास्तुकला है वो कई सदियों के दौरान विकसित हुई सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। भारतीय वास्तुकला पर इतिहास के विभिन्न कालखंडों से संबंधित छाप परिलक्षित होते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी उल्लेखनीय विशेषता नगर नियोजन है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन योजना थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण मतलब 90 अंश पर काटती थीं। मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग जो था हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था, जिसमें जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। समकालीन मिस्र में सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था।
नगर के 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊंचाई पर स्थित शहर के ऊपरी भाग को गढ़ नागरकोट के रूप में जाना जाता था तथा नगर के निचले भाग को गढ़ नगर श्रमिक वर्ग के लोगों के आवास के रूप में जाना जाता था। ऊंचाई पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हाल और आंगन के निर्माण के लिए किया जाता था। अब जो ऊपरी गढ़ में स्थित कुछ भवन शासकों तथा अभिजात वर्गों के निवास थे, जबकि श्रमिक वर्ग शहर के निचले भाग में रहा करते थे। ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो मंदिरों या शासकों के लिए महलों के इन स्थलों में सबसे स्मारकीय संरचनाएं नहीं मिलती हैं। उनकी जल निकासी व्यवस्था जो थी बहुत ही उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागृह थे तथा वायु संचार का भी उचित व्यवस्था थी। सड़क की नालियों पर मैनहोल बनवाए गए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार हुआ करते थे जहाँ पर सभी लोग आकर स्नान कर सकते थे। मोहनजोदाड़ो में मिला एक बृहद स्नानागार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसका उपयोग कर्मकांडीय स्नान के लिए किया जाता था। दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला है, उस स्नानागार में क्या होता था कि जब कोई भी धार्मिक कार्य होता था तो उस स्नानागार में लोग आकर स्नान करते थे और पूजा पाठ किया करते थे। बहुत ही इसी शब्दों में आपके लिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि आपको बहुत ही आराम से समझ आए। देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। मौर्य वास्तुकला क्या थी? ठीक है, मौर्य काल जो मैंने जैसे आपको बताया कि मौर्य जो थे वो भगवान बुद्ध को बहुत ही मानते थे और उनके पूजा करते थे। तो यहाँ पर क्या था कि मौर्य कला जो थी, मौर्य काल में जो वास्तुकला होगी वो भगवान बुद्ध के ऊपर होगी। तो मौर्य वास्तुकला बुद्ध धर्म और तथा जैन धर्म से प्रभावित था। इसमें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो दरबारी कला, जिसमें दरबारी कला राज्य के संरक्षण में विकसित हुई तथा इसमें महल, स्तंभ, स्तूप आदि शामिल हैं। और दूसरा लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला व्यक्तिगत प्रयासों से प्रभावित हुई, जैसे मूर्ति कला, मृदभांड और गुहा स्थापत्य कला आदि। ठीक है। अब दरबारी कला की बात करें तो दरबारी कला में क्या था? महल की बात करें तो कुम्हार, पाटलिपुत्र, जो मौर्यों की राजधानी थी, में स्थित महल। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस और अकेमियन महलों से प्रेरित था। अशोक के महल में एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह 3 मंजिल लकड़ी का ढांचा था। महलों की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था और महलों के निर्माण में लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं स्तंभ की। तो चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था स्तंभ के लिए और मौर्य स्तंभों में मुख्य रूप से 4 भाग शामिल होते थे। एक लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था तथा यह प्रस्तर से के ही एक खंड अथवा एक सम मोनोलिथ प्रस्तर के बना होता था। शीर्ष या ललाट, मूठ के ऊपर शीर्ष या ललाट को रखा जाता था जो कमाल या घंटे के आकार का होता था। शीर्ष फलक की बात करें तो ललाट के ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार एवं आयताकार आधार होता था। शीर्ष की बात करें पशु मूर्ति, आयताकार या वृत्ताकार आधार पर शीर्ष मूर्ति सामान्यतः एक बैल, शेर, हाथी आदि जैसे जानवर को तराशा जाता था। उदाहरण लहरिया नंदनगढ़ स्तंभ, चंपारण वाराणसी के निकट सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष फलक है और इसका निर्माण धम्म चक्र परिवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक द्वारा करवाया गया था। दूसरा, सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक तथा पशुभाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, जो सत्यमेव जयते को मुंडक शब्द को उपनिषद से लिया गया है और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पशुओं को दिखाया गया है। घोड़ा पश्चिम में है, हाथी पूरब में है, वृषभ
दक्षिण में है और शेर जो है उत्तर दिशा में है। फारसी आर्मेनियन स्तंभों के साथ समानताएं, दोनों के द्वारा में पॉलिश किए हुए प्रस्तरों का उपयोग किया गया था तथा कमल जैसे मूर्तिकला के कुछ समान आकृति मिलते हैं। स्तंभों पर उद्घोषणा से बौद्ध शिक्षाओं और दरबारी आदेशों से संबंधित को उत्कीर्ण करने में मौर्य के विचार का उद्गम फारसी स्तंभों से मिलता है। अब बात करें असमानताएं की, तो असमानताएं क्या थी? मूठ अशोक के स्तंभ में और आर्मेनियन स्तंभ में ये एक सम प्रस्तर थे, ये जोड़े सहित थे। मतलब अशोक में एक था और इसमें जोड़े थे। नीचे से ऊपर की ओर शंकु जैसा होता था और आर्मेनियन में नीचे से ऊपर तक बेलना। अशोक में ये चकना होता था और आर्मेनियन में इसमें खांचे होते थे। फिर आता है समर्थन आधार। कोई समर्थन आधार नहीं था, इसमें एक समर्थन आधार था आर्मेनियन में। फिर घंटी के आकार का भाग शीर्ष पर था और इसमें नीचे था। फिर उद्देश्य की बात करें तो स्वतंत्र रूप से स्थापित था और यह महल का भाग हुआ करता था। शीर्ष फलक की बात करें तो शीर्ष फलक पर शेर, हाथी, वृषभ और की मूर्तियाँ जो थी अशोक में मिली। और इसमें क्या था, आर्मेनियन में कोई शीर्ष फलक नहीं, सिर्फ मुठ पर मानवीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। स्तूप वास्तुकला की बात करें तो स्तूप वास्तुकला यह एक बौद्ध स्मारक होता था जो कि एक अर्ध गोलाकार गुंबद की तरह होता था, जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष तथा राखी हुई है। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, लेकिन उन्हें बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। स्तूपों में एक वृत्ताकार अंडा सहित एक बेलनाकार आकृति होती थी और एक हर्मिका होती थी तथा शीर्ष पर एक छत्र होता था। ठीक है। स्तूप की उत्पत्ति जमीन पर एक साधारण अर्धगोलाकार टीले से हुई है, जिसके बाद में अंडा कहा गया। धीरे धीरे यह एक संतुलित रूप में वृत्तीय तथा वर्गाकार रूप जैसी अधिक जटिल संरचना में विकसित होता चला गया। अंडा के ऊपर हर्मिका होती थी जो एक छज्जे बालकनी जैसे संरचना होती थी, जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करता था। हर्मिका से निकलता हुआ एक मस्तूल होता था जिसे यष्टि कहा जाता था, या ऊपर प्रिया एक छतरी होती थी। स्तूप के चारों ओर एक बाड़ा होता था जो इस पवित्र जगह को दुनिया से अलग करती थी। उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, उत्तर प्रदेश में पिपरहवा स्तूप और बुद्ध के मृत्यु के बाद बनाए गए स्तूप जैसे राजगृह में वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, बेयरपीठ, पावा, कुशीनगर और पिपलीवंत। प्रमुख कला की बात करें तो मौर्य काल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा में वास्तुकला का उद्भव देखा गया है। ठीक है। आगे की बात करें तो गुफा स्थापत्य कला मौर्य काल के दौरान गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार और भीतरी दीवारों पर अलंकृत थी। ठीक है। और मृदभांड की बात करें तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड NPBW के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज हमारी वीडियो इतनी रहेगी, लंबी ना हो, और आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और भारतीय मूर्ति कला के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।